राजनीति का खेल बड़ा अजीब है। यहाँ कोई भी खिलाड़ी बैक बेंच पर बैठकर खेल का मजा नहीं लेना चाहता। उसके लिए टीम की जीत से ज्यादा मायने रखता है प्लेइंग 11 का हिस्सा होना। और प्लेइंग टीम में होने के 3 टेस्टेड फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है राजनेता बनने की बजाय कोई नेता जन नेता बनने का प्रयास करे, जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करे, उसकी बातें सुने, उनका भरोसा जीते तो आज नहीं तो कल नेता से राजनेता और पार्टी का चहेता बन ही जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है उसे अपनी कमर 90 डिग्री और जुबान को आला कमान की आज्ञा अनुसार चलाने का हुनर आता हो, जी हुजूरी में सर्वगुण संपन्न हो, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि राजनीति की पिच पर वो कितने रन बना रहा है, उसका भी प्लेइंग टीम में रहना लगभग फिक्स है। तीसरा फॉर्मूला है प्लेइंग टीम का ऐलान होते वक्त चर्चा में रहने का हुनर। यानी आप अपनी पार्टी को अगर ये संदेश पहुंचाने में कामयाब रहते हैं कि आपकी पूछ विरोधी खेमे में बढ़ रही है तो कई बार झक मारकर भी आपको प्लेइंग टीम में शामिल करना ही पड़ता है। यहाँ प्लेइंग टीम का मतलब किसी पार्टी का टिकट या कोई पद मिलने से है। आशंका रखने वाले नेता तीसरे फॉर्मूले का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का ही उदाहरण ले लीजिए। पिछले 5 सालों तक यूपी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य अब तक किस चिलमन की आड़ में छुपे थे ये किसी को नहीं पता, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अचानक किसी शादी में शामिल होने वाले दूल्हे के फूफा की तरह नजर आने लगे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य फिलहाल तीसरे फॉर्मूले पर चलते नजर आ रहे थे। उन्होंने यूपी कैबिनेट से इस्तीफा दिया लेकिन अभी भाजपा को छोड़ा नहीं था। स्वामी जी के मुताबिक इस्तीफा देने के बाद वो कुछ दिनों तक अगले कदम पर विचार करना चाहते थे, क्योंकि अचानक उनके शेयर की डिमांड बहुत बढ़ गई थी बाजार में और समाजवादी पार्टी ने उन्हें नया ऑफर दिया था। मौर्य ने ये सब तय करने के लिए 14 जनवरी तक का समय लिया था। आपको लग रहा होगा कि इस समय वो नए ऑफर पर मंथन करने के लिए ले रहे थे, तो ऐसा नहीं है। ये समय तो स्वामी जी ने बीजेपी को दिया था कि वो मान सकते हैं, उन्हें मनाया तो जाए। गेंद बीजेपी के पाले में थी कि बीजेपी क्या नया ऑफर कर सकती है स्वामी जी को रोकने के लिए। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हालिया घटनाक्रम और सियासी गलियारों की अब तक की चर्चा का हिस्सा है। दरअसल चर्चा ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये सब कुछ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों को राजनीति की पिच पर सेट कराने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। यूपी की सियासत में लंबी पारी खेल चुके स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी की बदायूं से सांसद है। स्वामी जी की सबसे पहली कोशिश बेटी की सीट को बरकरार रखने की है। सूत्रों के मुताबिक वो सपा से पारिवारिक डील कर रहे थे, जिसके मुताबिक सपा बदायूं की सीट को संघमित्रा के लिए रिजर्व करेगी, यानी भविष्य में वो इस सीट से लेकिन समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि बदायूं की सीट समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहमियत रखती है। 2019 में सपा नेता और अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और संघमित्रा मौर्य से हार गए थे। खबर है कि धर्मेंद्र यादव 2024 में ये सीट छोड़कर मैनपुरी से लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य के एक हाथ में लड्डू आना तय हो गया। अब बात स्वामी जी के पुत्र उत्कृष्ट की। 5 बार से विधायक मौर्य लंबे समय से अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य का राजनीतिक करियर बनाने की कोशिश में जुटे थे। इस प्रयास के तहत वो पहले बसपा और फिर भाजपा से बेटे को टिकट दिलवा चुके थे, लेकिन रायबरेली की ऊंचाहार सीट से उनके बेटे उत्कृष्ट चुनाव हार गए। बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि इस बार भी स्वामी ने इस सीट के लिए बीजेपी से टिकट की मांग की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन पर दांव लगाने को तैयार नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक बस यहीं से स्वामी जी का बीजेपी से मोह भंग हुआ और सपा ने उनके बेटे उत्कृष्ट के लिए विधायकी के टिकट का भी ऑफर दिया था। बात घूम फिर फिर उस तीसरे फॉर्मूले पर आ गई जिसमें आपको ये साबित करना होता है कि दूसरी जगह पर आपको ज्यादा कुछ मिल सकता है। स्वामी जी ने ये नए ऑफर का पुलिंदा बीजेपी की टेबल पर रखकर 14 जनवरी का इंतजार किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की मांग को मानने से इंकार कर दिया। आखिरकार स्वामी जी की पतंग को बीजेपी ने काट दिया। अब ये पतंग सपा के गलियारों से उड़ेगी। कितना ऊपर जाएगी और किस दिशा में उड़ेगी, ये तस्वीर तो 10 मार्च को आने वाले यूपी चुनाव के नतीजे पूरी तरीके से साफ कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नमामि भारत।